नमस्कार। एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और एनडीए के नेता के तौर पर पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस एक समीकरण से देश की राजनीति में कितना बदलाव होगा? क्या मोदी एक गठबंधन सरकार चला पाएंगे जिसके नेता बढ़ चढ़कर अपनी मांगें रखने के लिए मशहूर हैं? ये सवाल पूरे देश के जहन में बना हुआ है। आज दिल्ली में एनडीए के नेताओं की बैठक में मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और जाहिर है वे जल्द ही तीसरी पारी के लिए शपथ भी ले लेंगे। इससे पहले मोदी ने दूसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसी के साथ 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी गई। इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं की भी बैठक हुई। क्या विपक्ष भी सरकार बनाने की अपनी कोशिशें जारी रख पाएगा? क्या नायडू और नीतीश, जो कि किंग मेकर बनकर उभरे हैं, उनको अपने साथ लाने की कोशिश करता रहेगा? यह बड़ा सवाल बना रहेगा। लेकिन फिलहाल तो इंडिया गठबंधन के पास इंतजार करो और देखो की रणनीति के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। बोलो, हमें सिखाया गया था कि जनता का आदर करो। हमें सिखाया गया था कि जनता सर्वोपरि है और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि एक नई राजनीति उभर रही है जो जनता के जज्बातों का इस्तेमाल कर रही है, सत्ता बटोरने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। यहाँ अमेठी में आए ये लोग क्या समझेंगे, स्मृति जी क्या समझेंगी? ये तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी आई, ये तो राहुल जी को हराने के लिए आई हैं, ये राहुल जी से लड़ने के लिए आई हैं, ये आपके प्रति श्रद्धा की वजह से नहीं आई हैं। वो कैसे समझेंगी ये रिश्ता? इन्होंने झूठ फैलाए कि हम आपकी जमीन हड़पने आए थे, कि जिन महिलाओं के जिस समूह में आप थी, आपको याद है जो परियोजना थी, कि वो परियोजना ही हमने इसलिए बनाई कि हम आपकी जमीन हड़पना चाह रहे थे, कि हम लूट रहे थे आपको, कि हमने कुछ नहीं किया आपके लिए, कि हमारे दिल में सिर्फ परिवारवाद की भावनाएं थी, सिर्फ सत्ता चाहते थे हम, हमारे दिल में आपके लिए कोई भावना। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन की ओर जाता बीजेपी और एनडीए नेताओं का जो है प्रतिनिधिमंडल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, एनडीए के 303 सांसद जो है ये बोला गया है, नई सरकार की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति भवन में आज पुरानी जो मंत्री है, पुराना मंत्रिमंडल है, ये आप देख सकते हैं। एनडीए की बैठक हुई आज और एनडीए की बैठक में उसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। दोनों बैठकों में रणनीति तय की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले और उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार का गठन होगा। उसके एनडीए की बैठक में उनको संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। वहां से उसके बाद 7 तारीख को वो दावा पेश करेंगे और उसके अगले दिन या उसी दिन वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस बीच एनडीए के नेताओं से सलाह मशविरा करके वो अपने मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसके स्वरूप पर चर्चा करेंगे। तो नहीं कि देश की राजनीति बहुत तेजी से बदली है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासत में काफी बदलाव हुआ है। बीजेपी जिस तरह से बहुमत से दूर रह गई है, उसका भी असर नई सरकार पर दिखाई देगा। सहयोगी दल नायडू और नीतीश कुमार एक किंग मेकर के तौर पर उभर कर आए हैं और वो किस तरह की मांगें नई सरकार के सामने रखते हैं, वो एक बड़ा सवाल होगा। और किस तरह से मोदी जी, जिनको अनुभव नहीं है सामूहिक सरकार चलाने का, वो किस तरह से सबको लेकर चल पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। उधर विपक्ष लगातार अपनी रणनीति बना रहा है और बहुमत जुटाने की कोशिशें किस तरह से परवान चढ़ेंगी, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। हालांकि मौजूदा दौर देखने के बाद लगता नहीं कि उनको किसी भी तरह से बहुमत आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नायडू और नीतीश कुमार ने आज दिल्ली पहुंचते ही साफ कर दिया कि हम एनडीए के साथ हैं
और मोदी जी की सरकार में ही शामिल होंगे तो विपक्ष के पास अब कोई चारा बचता नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो नीतीश नायडू एनडीए के साथ हैं और विपक्ष अब जो है उसकी रणनीति क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है। एनडीए की पहली बैठक में पीएम आवास के सामने 4 बजे हुई थी। 1 घंटे चली बैठक। इसमें मोदी को एनडीए का संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए थे और इसके बाद एक और बैठक होगी जिसमें सारे सांसद 7 जून को शामिल होंगे और आज ही जो है उसी दिन शाम को 7 बजे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे और हो सकता है 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी नई सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे। इस बीच राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ बात करके नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर पुरानी संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति ने उसको भंग भी कर दिया। इस चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। ये बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम रह गया। बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और जानेंगे कि देश की राजनीति किस ओर जा रही है और नई सरकार कैसे गठित होगी। हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है शबनम जी। शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा जी। कंचन कुमारी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज मनु जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज मनु जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। एनडीए में शामिल हो रहे हैं आप लोग, जो है नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम बने रहेंगे, क्या क्या मांगे रखी है आप लोगों ने मंत्रिमंडल के लिए? देखिए, कोई मांग ऐसा नहीं है। जब हम सरकार चलाएंगे तो फिर कोई डिमांड की कोई बात प्रश्न नहीं उठती है। हमारा ये कहना है कि हम लोग सब मिल के अच्छी तरह से सरकार चले, यही हम लोगों का एक सोच है और हमें लगता है कि इस पर बहुत जल्दी कोई न कोई फैसला हो जाएगा। और फिर भी जो है आप लोग एक किंग मेकर की तरह आए सामने, आपके समर्थन पर सरकार चलेगी, ये डिपेंड करता है और विपक्ष से भी आपको न्योता मिला हुआ है, तो कुछ न कुछ तो सोच रहे होंगे ना। विपक्ष के बारे में तो चर्चा करना ही बेकार है। कहीं वहाँ हम लोगों को जाने का कोई हिसाब किताब नहीं है, ना हम लोगों ने कभी उनको कहा है। हम लोग जहाँ हैं वहाँ पूरी तरह से ठीक है और हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है विपक्ष का या किसी दूसरे लोगों का। और देख लीजिए, बहुत जल्दी आएगा। आप पूरे मुस्तैदी के साथ ये सरकार चलेगी। कोई हम लोग किंग मेकर नहीं है, हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग भी इसको सरकार को पूरी तमन्ना से, पूरी स्थिति से चलाएंगे। फिर सोचेंगे कि क्यों हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है, वोट का प्रतिशत बढ़ा भी लेकिन सीट की संख्या कम हो गई, कहाँ हम फेल हो गए, ये फिर पूरी एनडीए टीम को तोड़ेगी। अभी तो जनता ने एनडीए को ही अपना समर्थन दिया है। अब उनका बैठक हो सकता है कि विपक्ष के नेता कौन होंगे इनके लिए हो रहा होगा, इसलिए उनकी बैठक पर हमें कुछ बोलने का नैतिक अधिकार भी नहीं बना। ठीक है, चलिए शिल्पा जी से पूछ लेते हैं। शिल्पा जी, आप लोगों की बैठक हुई है, कई दलों के नेता शामिल हुए, क्या कोई उसमें कुछ निकल के आया? क्या जो है नीतीश जी के लिए प्रधानमंत्री पद के दरवाजे खुले हैं आप लोगों की तरफ से? जी नमस्कार। देखिए, आज जो जनादेश आया है मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ, पूरे देश की जनता को धन्यवाद देती हूँ कि इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से देश के सामने एक विजन लेकर आए, एक विजन प्रस्तुत किया, उस पर जनता ने भरोसा किया। हमने हमेशा सकारात्मक चुनाव लड़ने की कोशिश की और हम सकारात्मक चुनाव में अपने विजन को जनता के समक्ष रखने में सफल भी हुए। उसका नतीजा आपने कल परिणामों में चुनाव के बहुमत तो नहीं मिला ना आप लोगों को, सीटें बढ़ गई थोड़ी, बहुमत तो नहीं मिला। मैं निश्चित रूप से यही कहना चाहती हूँ कि भले ही बहुमत नहीं मिला परंतु जनता ने विश्वास जताया और विश्वास किया इंडिया गठबंधन के विजन पर। और
सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से 10 साल से तानाशाह और अधिनायकवाद की सरकार चल रही थी, उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। इससे ये भी समझ में आता है, चुनाव के परिणामों से आप कई बातें आज स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही हैं। पहली बात तो यही है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मोदी जी के का एक फर्जी ऑरा बनाया था, वो ऑरा को जनता ने नकार दिया। इस टाइप की उनकी कलई खुल गई कि इस टाइप से कोई भी बात मोदी की गारंटी और मोदी के चेहरे की बात जो बहुत सक्षम रूप से कर रहे थे, उसकी अब कलई खुल चुकी है और दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। परंतु बहुमत की बात है, ठीक है, तो आता हूं बहुमत आपके के पास। लिए जो शबनम जी, बैठकें चल रही है। एक कमेंट सबसे ले लूं, फिर आपके पास दोबारा आता हूं। जो है शबनम पांडे जी कह रही हैं, शिल्पा देवांगन प्रवक्ता कांग्रेस की कह रही है मोदी जी जीते नहीं है, ये तो बाकी दलों के सहारे से सरकार बना रहे हैं। देखिए, किसी के भी कुछ कहने से, किसी भी विपक्षी पार्टियों के कोई भी टिप्पणी देने से सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। जो 100 का आंकड़ा नहीं पहुंच सके वो कह रहे हैं कि जनता ने एनडीए को या मोदी जी को नकारा है, तो उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि शायद कांग्रेस पार्टी का हश्र जनता ने जिस तरीके से पिछले कई चुनाव में किया था, उसकी वजह यही होगी कि वो अगर सामने सच्चाई देखते भी हैं तो मुंह पर उस झूठ बोलने में जरा भी हिचकिचाते नहीं है। देखिए, अकेले बीजेपी ने 240 के आंकड़े पार किए और ये 99 के बाद आगे एक अंक और जुड़ जाता तो शायद 100 का भी अंक जोड़ लेते, ये नहीं जोड़ पाए। पर उस पर भी अगर इन्हें इतनी खुशी है तो निश्चित तौर पे इनकी खुशी ने मुबारक हो। पर एनडीए ने मिलकर जिस तरीके से अपना वर्चस्व दिखाया है, बहुमत से कई ज्यादा सीटें पाई हैं, तो आज लेकिन फिर भी शबनम जी कहीं ना कहीं तो पार्टी में ये सोच होगी ना कि भाई कुछ कमी रह गई कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसा लगा 400 पार बोला गया था तो बहुमत भी नहीं आ रहा है। ये तो बहुत ज्यादा, मतलब इसीलिए तो विपक्ष कह रहा है कि हार गए हैं ये लोग, क्योंकि आपने दावे बहुत बढ़ चढ़ किए थे। देखिए, विपक्ष हारने की बात कहे तो निश्चित तौर पे विपक्ष से ही पूछना चाहिए ये कैसा संविधान का आदर और सम्मान है, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी सरकारें तो मनमोहन सिंह जी के समय में 220, 145 ऐसे में इनकी सरकारें बनी हैं, तो इन्हें एक बार देखना पड़ेगा। पर निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये समीक्षा करने की बात है, क्योंकि हम हमेशा अपनी जो माइलस्टोन है बहुत ऊंचा रखते हैं। हम हमेशा ये समझते हैं कि जनता के बीच अगर हम उठते बैठते हैं, जनता के समस्याओं का समाधान करते हैं, जनता की आशा और आकांक्षाओं की चिंता करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ठीक है, किसी आता हूं आपके वजह पास से कंचन हमारी कुमारी जी, सीटें कम आई ठीक है, है, आता हूं शबनम तो जी, दोबारा फिर भी आता हूं। कंचन कुमारी जी, आपने सारे प्रवक्ताओं की बातें सुन ली होंगी, देश की राजनीति किस तरह से बदली ये भी देख लिया होगा। 400 पार के नारे के साथ जो बीजेपी दावा कर रही थी वो बहुमत भी नहीं हासिल कर पाई, लेकिन सरकार बनाने जा रही है। तो आपको लगता है कि जो देश की राजनीति कैसे बदली है और विपक्ष को अब क्या रणनीति रहेगी उसकी? आपके के डिबेट में मैं बोली थी कि ये ऐसा ही रिजल्ट आने का अनुमान पहले ही था हम लोगों को। जहां तक मुझे लगता है कि आत्ममंथन की जहां तक बात है, तो अगर कोई नीचे से ऊपर आता है तो उसका हौसला बुलंद होता है, लेकिन कोई जब ऊपर से नीचे जाता है तो उसको आत्ममंथन करने की ज्यादा जरूरत होती है कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर हमसे कहाँ चूक हुई। अब देखिए, कहने को आप चाहे जो भी कह ले, लेकिन बात तो अब यही हो गई कि पहले मोदी सरकार, फिर बीजेपी सरकार, अब एनडीए की सरकार हो गई। सारे घटक दल जो है वो अपनी अपनी बात रखेंगे। कुर्सी के जो 4 पाए हैं वो भी मतलब एक बैसाखी उसको कहा जाता है एक तरीके से, वो हो गया। आज नहीं तो कल अपनी मनमानी, कोई ऐसी बात मनमानी होगी, कोई बात कहनी होगी तो वो कहेंगे। और उसमें भी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको आदत ही नहीं है इस चीज की कि वो आज तक किसी को साथ लेकर के, और क्योंकि उनका जो ये सीटें कम हुई है उसका वजह भी हम लोग सारी जनता जानती है कि वजह कहाँ रही है। आपके हिसाब से क्या वजह रही कंचन जी जो सीटें कम हुई? देखिए, सबसे जो बेसिक मुद्दा था वो था युवाओं का बेरोजगारी, पेपर लीक होना। जो उत्तर प्रदेश से सीटें गई हैं वो उसका मेन मुद्दा जो था वो यही था, बेरोजगारी, पेपर और महंगाई, ये सारी चीजें थी जो शुरू से हम लोग कहते रहे हैं कि विपक्ष लड़े या ना लड़े, जनता इसके लिए लड़ रही है, जनता फाइट कर रही है, और वही चीज हुआ है।
तो इस वजह से जो है सारी पार्टियों को जनता अगर ये दिखा रही है कि भाई आपको काम करना है, आप अगर इस तरह के आके सिर्फ बड़े बड़े वादे करके आप चले जाएंगे, 10 साल आपको दिया जनता ने, लेकिन बड़े बड़े वादे करके जब आप चले जाएंगे तो यही हश्र होने वाला है। चाहे आप जितना धर्म का अफीम दे दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। धर्म का नशा से काम नहीं चलने वाला। आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, लोगों को खुश करना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, जनता की बातों को देखना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए। आप आकर के अपना थोप देंगे, बहुमत का मतलब ये नहीं होता है कि आप आकर के अपनी ही चीजों को निर्णय सुना दीजिए। अभी तक तो यही होता आया। अब देखने वाली बात ये है कि जो ये घटक दल हैं, ये अपनी अपनी बात रखेंगे कि भाई हमको ये चाहिए, हमको ये मंत्रालय चाहिए, हमको ये चाहिए। जो हो भी रहा है अभी देख लीजिए, उसमें मोदी जी कहाँ तक चल पाते हैं, कहाँ तक टिक पाते हैं, ये देखने वाली लोकसभा बात है। स्पीकर मांग रहे हैं, सड़क परिवहन मांग रहे हैं, ग्रामीण विकास हाँ, मांग रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हेल्थ मांग रहे हैं, आवास, शहरी विकास, जल शक्ति, हाँ। इतने सारे मंत्रालय मांग रहे हैं टीडीपी वाले। और ये भी नहीं कि एक मांग रहे हैं, सारे घटक जो भी हैं इनके जितने भी एनडीए में अभी लोग आए हुए हैं, मनोज जी, ये अपनी 3 अपनी कैबिनेट मिनिस्टर मांग रहे हैं। चिराग पासवान अलग मांग रहे हैं, सब अलग अलग मांग रहे हैं। अगर आप आज प्रधानमंत्री के लिए अगर आप दे भी देते हैं तो कितने दिन ऐसे चल पाएगा, ये सोचने वाली बात है। आज नहीं तो और नीतीश कुमार का आप जानते ही हैं शुरू से कि उनका किस तरीके से, हालांकि उन्होंने कहा है कि ये मेरा आखिरी है, मैं अब नहीं कभी पलटूंगा, लेकिन महत्वाकांक्षा होना राजनीति में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, किसी के भी महत्वाकांक्षा हो सकता ठीक है। है। मनोज जी, कब उनकी महत्वाकांक्षा जग जाए, ये सोचने वाली बात। मनोज जी, देखिए कई बार तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार जी। अब एक प्रधानमंत्री का पद तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत किस्मत से मिलता है, बहुत कई बार जब मौके आते हैं, अचानक मौका आ गया है और मेरे ख्याल से कांग्रेस दे भी देगी और नीतीश कुमार जी चूकेंगे थोड़ी ऐसे में। देखिए नवीन जी, किसको क्या मौका मिलता है और जिसको जब बनना रहता है तो वो बन ही जाता है। ये आपके हिसाब से बनना चाहिए प्रधानमंत्री। आज मैं बहुत सुन रहा था, कार्यकर्ता आपके जो है कह रहे थे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, सबसे योग्य हैं, इतना अनुभव है उनको, इतना उनकी अच्छी छवि है, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नवीन जी, वो तो पार्टी के जो हर पार्टी के जो कार्यकर्ता रहेंगे, कैसे सपा के बाहर में लग गया कि प्रधानमंत्री अखिलेश सिंह को बनाया जाए, तो कार्यकर्ताओं की अपनी मांग है, उस मांग को कोई पार्टी के स्तर पर नहीं रहती है। दूसरी बात है कि कोई हम लोगों ने कितना हमको मंत्री मिलना चाहिए, इस तरह की कोई प्रस्तावना हम लोगों ने उनके पास नहीं दिया है। ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर में होगा, वह किसको कितने लोगों को अगर मंत्री बनाएंगे तो हो सकता है कि वह नाम। मनोज जी, हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन तीन कैबिनेट मिनिस्टर मांगे गए हैं। नहीं, पता क्यों नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मीडिया में आ रहा है। कोई तो कह दिया कि उप प्रधानमंत्री ये मांग रहे हैं, कोई तो कह दिया कि लोकसभा के अध्यक्ष मांग रहे हैं, वहीं से आ रहा है कि नायडू जी मांग रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ये कयास लगाए जाते हैं मीडिया वालों की तरफ से, और उस पार्टी के कोई नेता कहीं कुछ ऐसे बोल दिए, उसको मीडिया ने उठा दिया, और इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, जो गठबंधन में जो भी लोग हैं, एनडीए गठबंधन में, चाहे वो छोटी संख्या में हो या बड़ी संख्या में हो, उनको इज्जत देने का प्रधानमंत्री जी का अधिकार है और वो सभी को मिलाकर चलने वाले हैं। तो उस समय हमसे पूछा जाएगा कि भाई आपको हम 3 मंत्री देंगे, किनको किनको बताइएगा, नाम बताइए, या उस पर वो डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पार्टी की ओर से हमें नहीं लगता है कि कोई डिमांड हुआ होगा, इस तरह की कोई बात नहीं नजर। अच्छा, सोनिया जी की तरफ से फोन आया था आप लोगों के पास? इनके तरफ से सोनिया जी के यहाँ से, कांग्रेस गांधी परिवार से फोन आया था? नहीं, किसी की यहाँ से नहीं। अखबार वालों ने तो लिख दिया है, वो चैनल यूट्यूब चैनल ने चला दिया कि सोनिया जी 3 बार फोन की, नीतीश कुमार जी नहीं उठाए। अब ये सब चीज का कहीं कोई तुक नहीं है कि न शरद पवार जी के बारे में लिख दिया कि शरद पवार जी फोन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं, फोन करेंगे क्या, अगर बात करना होगा तो बात कर सकते हैं, उसमें कोई बात है क्या? समय तो बहुत है, अभी तो वेट कर रहे हैं, अभी तो क्या है कि बहुमत साबित करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे मौके आएंगे, पूरे महीना पड़ा अभी तो। नहीं, बहुमत क्या, बहुमत तो तय ही है, बहुमत में थोड़े कोई प्रॉब्लम है। बहुमत तो जिस दिन भी राष्ट्रपति के यहाँ से आएगा उस दिन बहुमत हो जाएगा। दूसरा कोई थोड़े पीछे में है, कोई 99 के फेर में है तो कोई चीज के फेर में है, तो उससे कुछ थोड़े होने जा रहा है सर।
नवीन जी शिल्पा निश्चित जी, रहिए, बहुमत भी प्राप्त इनको कर आप लेंगे। लोग कोई ठोस प्रस्ताव जब तक नहीं देंगे तब तक वो क्यों मानेंगे, ये बताइए। पहले उनको वहां पर रिस्क क्यों लेंगे, जो मिल रहा है उसको क्यों छोड़ देंगे। तो आप लोगों ने बैठक आज कर लिया है, अभी क्या प्रस्ताव देंगे इनको। देखिए, सबसे पहले तो इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी इनका डिसीजन एकदम फर्म नहीं है, एकदम फर्म डिसीजन जो होना चाहिए, स्पष्ट डिसीजन इनका नहीं है। तो जहां भी इनको अपना फायदा, निश्चित रूप से एक बात मैडम ने कही, मैं बहुत तारीफ भी करती हूँ कि बहुत स्पष्ट इन्होंने अपना पक्ष रखा, बहुत निष्पक्ष पक्ष रखा। ऐसा निष्पक्ष पक्ष बहुत ही कम चैनलों में राजनीतिक विश्लेषकों के साइट से देखने को मिलता है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक निष्पक्ष अपनी विचार को चैनलों के माध्यम से जनता को बताया है। तो महत्वाकांक्षाओं की बात करी तो महत्वाकांक्षाएं निश्चित रूप से राजनीतिक दलों में, किसी राजनीतिक नेता में होती हैं, और इन्हीं महत्वाकांक्षाओं का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं को अपने दल में किसी दबाव के कारण, किसी महत्वाकांक्षा के कारण शामिल करने का एक सिलसिला ही बना लिया था। तो ये तो इनकी नीति है। ये अपने आप में अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, इनको पता चल गया था, चुनाव के पहले ही इनको पता चल गया था कि ये अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे, और नतीजों में ये सामने आ गया है कि ये अब गठबंधन शिल्पा जी, तो ये उनको पता था, आप लोगों को पता होता कि पहले गठबंधन पर थोड़ा जोर देते, नीतीश जी को जाने नहीं देते, तो आप कमी तो आप लोगों की है ना, समय पे मीटिंग बुलाते। आप लोगों ने तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चक्कर में कोई मीटिंग बुलाई नहीं, उसका गठबंधन जो है निश्चित रूप से हमने नहीं। बैठकें कई की है, तभी तो विजन सामने आया और जनता के मुद्दों को हमने उठाया। हमने ऐसी नीतियां, हमने ऐसी जो अपना विजन है वो जनता के समक्ष रखा। कांग्रेस ने भी 5 न्याय की गारंटियां जो रखी जनता के समक्ष, जनता को बहुत पसंद आई। और ये जो गारंटी और न्याय पत्र जो कांग्रेस ने निकाला था, वो राहुल जी की यात्राओं का नतीजा था कि जनता के बीच में गए, उनकी समस्याओं को सुना, उनसे फिर जो मंथन करके जो सामने निकाला, तो जनता को वो चीज पसंद आई और निश्चित रूप से जनता ने उसका सपोर्ट भी किया है। तो अंततोगत्वा जो अहंकार था 10 साल की सरकार का, अधिनायकवाद का, जो तानाशाही का जो अहंकार था, वो अहंकार आज टूट गया है। और इसी का नतीजा है कि ये गठबंधन में इतने ज्यादा तोड़ मड़ोड़ करने के बाद इनको जो डर और भय, दहशत जो दिख रहा है, वो आज इसीलिए दिख रहा है। और आगे की जो रणनीति है बैठकों में जो आएगी सामने, वो मुझे यहाँ नैतिक अधिकार नहीं है कि मैं रणनीतियों को स्पष्ट रूप से बता पाऊं। शबनम जी कह रहे हैं अब इतनी मेहनत की, इतनी सारी मेहनत की, तब 99 पे अटक गए हैं, और थोड़ी और कर ले तो 30 सीटें और बढ़ जाती है आपकी। देखिए, गठबंधन में जो निर्णय लिया जाता है कि किस सीट पर किस दल को लड़ना है और कितने प्रत्याशी उतारना है, ये तो गठबंधन के नियम के हिसाब से हमने तय किया था, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। जिस जगह में जिस कैंडिडेट की अच्छी पकड़ थी, उन्हें ही उतारा गया था। शिल्पा जी, 350 के आसपास सीटों पे आप लड़े, 99 सीटें आपकी आई। ठीक है, पिछली बार की तुलना में वो सीटें बड़ी, डबल हुई करीब जो है। अगर पिछली बार की करारी हार देखें तो आप कह सकते हैं हमारा ठीक हुआ, लेकिन ओवरऑल तो आप लोग हारे ही है ना। देखिए, ओवरऑल हारे, लेकिन जनता का विश्वास हमने जीता है, वोट परसेंटेज हमने जीता है। पिछली बार और अभी के आंकड़ों में आप देख लीजिए कि हमारे जो वोट परसेंटेज है वो बढ़े हैं, और जनता ने हमारी नीतियों को, हमारे विजन को पसंद किया है, क्योंकि हम जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़े हैं। निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर आप जाकर देखिए कि महंगाई, बेरोजगारी से युवा कितने परेशान है, किसानों का क्या हालत था। पिछले 10 सालों में देश के किसान कितने आक्रोशित थे, आंदोलित थे, और पहली ऐसी सरकार थी जिसने आंसू गैस छोड़े। तो क्या जनता आक्रोशित नहीं रहेगी? क्या जनता नहीं देख रही है युवाओं की जो परेशानियां हैं? वो नहीं, अग्निवीर की योजना जैसे देखिए, 23 साल में युवा रिटायर हो रहे हैं, और आज देश का ये आलम है कि 75 साल के प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ये तो हाल बना के रखा है देश ये का। भी कह रहे हैं 29 में बनेंगे, 29 की दावेदारी भी कर दी है। हाँ, वही बोल रही हूँ ना, 23 साल के युवा रिटायर हो रहे हैं और 75 साल में प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। तो ये तो देश का सिनेरियो है आज। तो ये हाल बना के रखा है देश का। तो जनता समझदार है, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में सब शबनम जी देखिए, आप लोग कह रहे हैं जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये
जनता ने सबक तो दिया है। जो तानाशाही वाले मुद्दे थे, जो अग्निवीर वाले मुद्दे थे, यूपी में बात कर लें, यूपी में आपका वोट घटा है, सीटें घटी हैं, और कई राज्यों में आप लोग जो है वोट घटा है आपका, यूपी, बिहार, हिमाचल, हरियाणा, हर जगह वोट घटा है। इवन गुजरात में वोट घटा आपका, राजस्थान में आपका वोट नहीं गिरा है लेकिन सीटें गिर गई, एमपी में बढ़ा है, तमिलनाडु में बढ़ा है, लेकिन कुछ एक राज्यों में जहां आपका दावा था वहां बहुत वोट घटा है। तो कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं, ये बात पार्टी महसूस कर रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती कि लोग नाराज हैं। बहुत राज्यों में हम क्लीन स्वीप किए हैं और बहुत से राज्यों में हमने पहले से अधिक वोट पाए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे अगर कहीं कम हुआ है तो उसकी भी समीक्षा करेंगे हम जरूर। लेकिन अगर कोई कहे कि 99 पे कोई कहे कि जनता ने हमें जनादेश दिया, हमारे मुद्दे पे जनता ने मोहर लगाया, तो ये निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कोई हास्य कवि बोल रहा हो इस तरीके की बात। क्योंकि 99 पे तो अगर 75 सालों में सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली जो पार्टी है और वो 99 पे ढोल बजा रही है, तो निश्चित तौर पे ढोल पार्टी ही हो सकती है, क्योंकि ये तो किसी से बचने वाला नहीं। अगर कोई कहता है कि कुछ राज्यों में कम हुआ, तो कुछ राज्यों में क्लीन स्वीप भी की है, और एनडीए के साथ प्रधानमंत्री जी को काम करने में परेशानी होगी। तो ये मैं याद दिला दूं कि हम पूर्ण बहुमत में बीजेपी के होने के बावजूद भी एनडीए के अपने सभी साथियों को हमेशा साथ लेकर चलते रहे, कभी भी किसी को का साथ छोड़कर हमने नहीं चला है। और इसको बखूबी प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि गठबंधन में कैसे चला जाता है, क्योंकि लगातार हम 2 बार से जो सरकार में थे और अब तीसरी बार आ रहे हैं, पिछली 2 बार में प्रधानमंत्री जी को बेहतर तरीके से मालूम है कि वो कैसे अपने साथियों को साथ लेकर चलेंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि जो अभी एनडीए की बैठक हुई है, उसमें एनडीए की सभी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का नेता माना है, उस पे एक समर्थन पत्र जारी किया है। शायद ये जानकारी आपको मिल गई होगी। हाँ, तो तो ये जो महत्वाकांक्षा की वजह से इंडिया अलायंस अगर ये सोच रही है कि उनके मुंह में लार टपक रहा है कि शायद जेडीयू हमारे पास आ जाए, शायद कोई और हमारे पास आ जाए, तो ये मुंगेरी लाल के सपने जैसे है, क्योंकि एनडीए इंटैक्ट है और साथ में काम करना जानती है। एक से एक वरिष्ठ नेता है, हमारे जो 16 दल है उसमें एक से एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता है। उन्हें पता है कि देश के विकास के लिए और देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए किस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करना है। और जो भी मुद्दे देश के हैं, उसको जिस तरीके से उसका समाधान एनडीए की सरकार ने अब तक निकाला है, जो कि एक रिकॉर्ड बन रहा है कि तीसरी बार जनता ने जनादेश दिया है एनडीए की सरकार बनाने का। एक छोटा सा ब्रेक लेना, मुझे छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश की सियासत
लगातार बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी अब तीसरी बार पद संभालने के लिए तैयार हैं और एनडीए संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं। पुरानी 17वीं लोकसभा भंग कर दी गई है। आगे किस तरह से जो है ये सरकार बनेगी, किस तरह चलेगी, विपक्ष क्या करेगा, इन सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शबनम पांडे जी हैं, नेता बीजेपी की, शिल्पा देवांगन जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, कंचन कुमारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मनोज मनु जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। कंचन कुमारी जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे देश के सियासी हालात की, और आपने कहा कि मोदी जी को अनुभव नहीं है जिस तरह कॉलिशन गवर्नमेंट चलाने का, वो दबते नहीं हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ समय से सरकार चलेगी, उसके बाद मोदी जी को बहुमत का इंतजाम हो जाएगा। विपक्ष के बहुत सारे लोग जो है सत्ता से दूर नहीं रह सकते। शरद पवार जी को मौका मिल सकता है, उद्धव ठाकरे दोबारा वापस आ सकते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो नीतीश और नायडू के पास आज जो किंग मेकर का जो खिताब है, रुतबा है, वो मोदी जी खत्म ही करवा देंगे 6 महीने के अंदर। सवाल है क्या कंचन कुमारी जी? मैं जो देश की सियासत है उसमें जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से मोदी जी ने कांग्रेस के कई नेताओं को शामिल कराया, बहुत सारी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में लेके आए, यानी कि लोग कहते हैं कि आधी बीजेपी जो है वो कांग्रेस बन चुकी है। तो ऐसे में तो अभी बहुत सारा मार्केट ओपन है। विपक्ष के नेता जो है ममता बनर्जी भी तो आ सकती हैं, तो कौन जो है सत्ता के साथ नहीं आना चाहेगा, ये बताइए। अब ये तो बात है कि भाई इसमें जो है राजनीति में कभी कोई किसी के साथ जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ना इसमें अंतिम शब्द होते हैं, ना अंतिम पार्टी होती है किसी के लिए भी। और हर कोई महत्वाकांक्षा रखता है कि हम बड़े से बड़े पद पर जाएं और ज्यादा से ज्यादा उनका वो हो। तो ऐसे में कोई भी किसी के साथ तो जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों से उम्मीद नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा कर सकते हैं। नीतीश कुमार का जहां तक हम लोग अभी तक देखते आए हैं रवैया, उनका स्वभाव वो दर्शाता है। चंद्रबाबू नायडू जी का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि वो जिनके साथ भी चुनाव लड़े हैं उनके साथ सरकार में नहीं रहे हैं। ये सारी चीजें जो है अभी का जो अनुभव बता रहा है, जो चीजें देख करके ऐसा लग रहा है कि बैसाखी की सरकार बनेगी। जो उम्मीद नहीं थी जनता को वो सरकार बनेगी। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि 6 महीने में क्या खेल होगा नहीं होगा, अभी कुछ भी कहना वो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा। फिलहाल तो अभी जो हो रहा है उससे हम लोग देख ले, निपट ले कि क्या हो रहा है ना। यूपी की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है। अब वहां समाजवादी पार्टी जो है बड़ी पार्टी बन गई है। देखिए यूपी में क्या हुआ ना कि बसपा जो है, बसपा के जो वोटर हैं वो भी चले गए इसमें इंडिया गठबंधन में, क्योंकि बसपा का जो अभी इनका मायावती का जो चल रहा था, कितने दिनों से वो गायब है इस तरीके से, पटल से, चुनावी पटल से इस तरीके से गायब। उनके जो कार्य हैं, दलित जो लोग थे, जो भाई लोग ये सोच रहे थे कि संविधान पे खतरा, जो इन लोगों ने बहुत ही एक ऐसा मार्मिक चीज निकाला कि संविधान पे खतरा है, वो संविधान को बचाने के लिए जो है सारे वोट इंडिया गठबंधन पर चले गए, क्योंकि बसपा का कुछ क्लियर नहीं था, कोई विजन क्लियर नहीं था। तो इस वजह से भी जो है यूपी और अदर स्टेट की भी मैं बात करूंगी, जहां पर लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई कि हमें जो है संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। जिस तरीके से ईडी और सारी जो भी सरकारी संस्थाएं थी उनका जिस तरीके से प्रयोग हो रहा है, जनता के सामने जिस तरीके से उसको रखा गया, जिस तरीके से विपक्ष ने उसको दिखाया, वो जनता के ऊपर असर करी है। और यही वजह रहा कि हर एक जगह कांग्रेस जो है इस बार बढ़त करी और इंडिया गठबंधन भी बढ़त करी है। ठीक है मनोज मनु जी, आप लोग जाति जनगणना का समर्थन करते थे जब नीतीश जी साइड थे, तो अभी वो मुद्दा आपका बना हुआ है, वैसे मुद्दे बने हुए हैं या अब आपने बीजेपी वाले मुद्दे अपना लिए हैं? नहीं, देखिए हर पार्टी का अपना अलग अलग मुद्दा होता है। आप देखे होंगे कि जब हम केंद्र में भी थे साथ में, तो हमारा अलग मुद्दा था, कुछ मुद्दों पर उनके साथ अलग भी रहते थे, तो वह चीज अलग है। मुद्दों की राजनीति अलग होती है, तो मुद्दे टकराएंगे ना कहीं टकराएंगे, टकराहट होगी तो फिर वही बात होगा, फिर आगे खेल होगा, फिर राहुल गांधी ऑफर देंगे, ये हो सकता है आगे। राहुल गांधी क्या ऑफर देंगे नहीं देंगे, ये सब की बात कहीं से चर्चा में है ही नहीं। ये सब तो मीडिया का एक क्यास लगाया जा रहा है, उसके हिसाब से ये चल रहा है। अब राहुल गांधी पहले अपने लोगों में तो ऑफर दे कि कौन विपक्ष के नेता बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, वो सब पर वो अपना ध्यान आकृष्ट करे। जनता ने उनको विपक्ष में रहने के लिए दिया है मौका, तो विपक्ष को एक मजबूत आधार बनाकर जाए, हमारी शुभकामना रहेगी। और ऑफर
का कोई लेना देना नहीं है। वो अपने गठबंधन के साथियों को बचा के रखें, यही उनकी सबसे बड़ी बात हो जाएगी। बाकी आगे भविष्य में ठीक कंचन जी ने कहा कि आगे क्या होता है इसका कोई आदमी कुछ कह नहीं सकता है राजनीति में, तो इसीलिए राजनीति का है वो अपना चलेगा। और किसी भी मुद्दे पर कोई भी जो हमारा मुद्दा रहेगा, चाहे हमारा जातिगत जनगणना का भाजपा थोड़े विरोध किया था। हम जब बिहार में करा रहे थे, हम कराने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास गए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप अपने खर्चे से अपने स्टेट में करवाइए, तो हमने अपने स्टेट में करवाया। तो कहीं उसमें बीजेपी थोड़े, इसलिए ये सब कोई मुद्दा नहीं आ पाएगा, वो निश्चिंत रहे। आपने जो कही है ना ये लाइन जो कि आगे क्या होता है ये तो भविष्य की बात, ये कांग्रेस को बड़ी अच्छी लग रही होगी कि आगे की संभावना कम से कम आप जो है खोल के रखे हुए हैं। आप लोगों का एक और मांग था, सुन लीजिए सवाल पूरा, इस पे बोलिएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, अभी वो बनी हुई है या अभी फिलहाल अभी छोड़ दिया आपने? नहीं, कोई हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा है। अच्छा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हमारी है ही है, और कुछ दिन पहले भी हमने प्रधानमंत्री जी को दिया था, पार्टी ने दिया है। उसके विषय में कुछ कम बेसी जो हो उस पर प्रधानमंत्री जी बात करके कोई निर्णय लेंगे, कैसे दिया जा सकता है, उसका क्या और फॉर्मूला हो सकता है, फिर उस पर पार्टी नेता बात करेंगे। तो वो हमको हमारा जो विशेष राज्य स्पेशल स्टेटस का जो हमारा मांग है, वह मांग हमारा जारी है। उस मांग से कहीं किसी के साथ कोई समझौता नहीं की जा रही। एक महीने के अंदर अंदर तेजस्वी यादव पूछने वाले हैं आपसे ये सवाल जो मैंने अभी आपसे पूछा है। तेजस्वी यादव क्या पूछेंगे, वो अपना रहे, अपने गठबंधन को मजबूत करें। वो कौन पूछने वाले होते हैं? पूछना है तो अपने पिताजी से न पूछे कि मनमोहन सिंह के सरकार में जब मंत्री थे तो क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस दिलाया? उस समय भी तो विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके गया हुआ था, तो पूछने उनको वहां न पूछना चाहिए। तो यहाँ क्या पूछेंगे? यहाँ पर आज तक स्पेशल स्टेटस के सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल ने कभी कोई बड़ा आंदोलन किया है क्या? हम लोग दिल्ली तक भी प्रदर्शन किए हुए हैं, ऐसा थोड़े है। तो वो क्या पूछेंगे? और वो सब उनके पूछने न पूछने से कुछ हो जा रहा है क्या? कहीं जहां से गए थे आज तेजस्वी और नीतीश जी, कहीं आगे पीछे बैठ गए थे? नहीं, वो तो देखिए, वो अब कोई आदमी जा रहे हैं एक प्लेन में है तो ये एक कर्तव्य भी होता है कि कोई छोटा आदमी है तो बड़ा के पास आके बैठ जाए, सीट खाली है तो इससे कोई नहीं है। ये राजनीति का अलग है। अभी उनके यहाँ कोई शादी ब्याह फंक्शन होगा तो नीतीश कुमार जी नहीं जाएंगे क्या? वाजपेयी जी, मुलायम सिंह यादव के यहाँ अभी मोदी जी नहीं गए थे क्या? ये सब चीज देखिए, राजनीति अलग है, असामाजिकता अलग है, पारिवारिकता अलग है। सड़क पर हम लड़ लेंगे लेकिन घर परिवार के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो चलता है, उसमें कोई बात। ठीक है शिल्पा जी, आपको लगता है जो ईडी और सीबीआई बहुत इस्तेमाल हो रही थी, अभी थोड़ा आप लोगों को शिकंजा कम होगा क्योंकि अब तो पावर बढ़ गया आप लोगों का, अब जरा धरना प्रदर्शन और मजबूती से होगा क्योंकि आधी संख्या तकरीबन हो गई है, अभी वो डर खत्म हो जाएगा आप लोगों का? देखिए, डरते तो हम पहले भी नहीं थे, डर का सवाल भी नहीं है। और हम हमेशा सच्चाई के साथ, जो असल मुद्दे जो हैं उसी को सच्चाई के साथ और सकारात्मक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ में उठाने का प्रयास किया और प्रयास सफल भी रहा। इसीलिए हम इतने चुनाव परिणामों को देखकर जनता को धन्यवाद देते हैं। ये अभी जो आप मैडम बोल रहे थे कि 99 में अटक गए कि 100 में अटक गए, तो ये हालात तब हैं, आप गंभीरता से सुनेगा, ये हालात तब हैं जब संवैधानिक संस्थाओं ईडी, आईआईटी, सीबीआई हर एक राज्य में अपना दबाव बनाए हुए थे। पहली बार ये हालात तब थे जब मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में भरा गया। तीसरी बात ये हालात तब थे जब जो कांग्रेस के खाते हैं वो सीज किए गए, इकोनॉमिकली कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की और उसी कमजोर इकोनॉमिक कंडीशन में चुनाव किए गए। मोदी जी कह रहे टेम्पो भर भर के पैसा जा रहा है, टेम्पो भर भर के अडानी अंबानी पैसा भेज रहे हैं।
ये तो आज जग जाहिर है कि किसको पैसा गया है और किसको नहीं गया। शेयर मार्केट में आप देख लीजिए। तो यदि निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो आप एक बात बताइए, आज जो रिजल्ट है उसके दुगने परिणाम होते। 400 पार इंडिया गठबंधन का हो जाता, इनके तो हो नहीं पाए 400 पार का नारा देते देते। और कांग्रेस के आंतरिक मूल्यों की समीक्षा ये खुद करने लग गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के लोगों को बुलाने लग गए थे। तो ये अपने आंतरिक सर्वे तो कर नहीं पाए, और आंतरिक सर्वे कर नहीं पाए तो नतीजा आप खुद देख लीजिए। खुद देख रहे, अपने गिरेबान में झांकने के बजाय दूसरों गिरेबान में झांक रहे थे इतने सालों से, तो उसका नतीजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, भुगत भी रहे हैं। और अभी जो दूसरे दलों के जो नेता हैं उनके भी स्पष्ट विजन नहीं है। बात यहीं पर आती है कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का जो विजन था इस चुनाव में एकदम क्लियर विजन था। उन्होंने जनता की आवाज को उठाने का कार्य किया है, जनता के मुद्दों को अपनाया है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ में लड़ाई की है, सकारात्मक लड़ाई की है। और सत्य भले ही परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य की एक न एक दिन जीत जरूर होती है। ठीक है शबनम पांडे जी, अब चूंकि सरकार बनने जा रही मोदी जी की, भले कोalition गवर्नमेंट हो, लेकिन आप क्या देखती हैं कि बड़े मुद्दे शुरुआत में कौन से बड़े काम होंगे जो चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों को लगा जनता से बात करके जनता करना चाहती है? महंगाई रोक लगेगी, बेरोजगारी का जो मुद्दा था, बहुत सारे युवाओं के बीच में गुस्सा था, उसको कुछ कम करेंगे, जैसे पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए थे, कुछ आप लोग भी जो कि पार्टी के बहुत सम्मानित नेता हैं, आप भी कुछ मांग उठाएंगे कि भाई पहले महंगाई कम कर दीजिए, बेरोजगारी थोड़ा सा कम कर दीजिए, कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात बताना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी या जो यूपीए की उस वक्त कहा जाता था, जो आज एनडी है, वो महंगाई पे बात करती है। तो जब इनकी सरकार थी तो महंगाई दर डबल डिजिट सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो जनता ने अपना डिसीजन दे दिया है ना। मेरी बात तो पूरी रख लेने दीजिए। उस वक्त डबल डिजिट पे होता था और एनडीए की सरकार में लगातार सिंगल डिजिट पे महंगाई दर रहा। अगर ये कहते हैं कि जनता इनकी बात पे भी है तो इन्हें पूर्ण बहुमत का आंकड़ा देते ना, ये आंकड़े से बहुत दूर है पूर्ण बहुमत के। आंकड़ा तो हमें दिया है, 2 टर्म के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, पर कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखा। कहीं सवाल समझी नहीं, मैं आंकड़े और दावों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनता के बीच में मुद्दा था महंगाई की नहीं कर रही हूँ जी। मैं कह रहा हूँ जनता के बीच में आपको लगता है कि महंगाई मुद्दा था कि नहीं था? जो गुस्सा कहीं ना कहीं तो दिखाया ना जनता ने। महंगाई कम नहीं करेंगे, बेरोजगारी कम नहीं करेंगे तो हमें बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर रखता, जैसे कि इंडी अलायंस को रखा। पर जनता ने हमें फिर से सरकार बनाने के आंकड़े दिए। ये आंकड़े मनगढ़ंत नहीं होता। मैं तो खुश हूं कि कम से कम ईवीएम पे ये ठेकरा नहीं फोड़ रहे, ये कुछ और ये ठेकरा फोड़ना। तो इनको तो रोना और आलाप करना इनकी आदत है। हर हार पे ये आलाप करती है कि बीजेपी की, अगर इनकी लड़ाई हो जाएगी अपने अलायंस से तो बीजेपी ने कराया, अगर इनमें फूट हो जाए तो बीजेपी ने, तो ये आलाप करना तो इंडिया अलायंस का काम बन गया है, और खासकर कांग्रेस पार्टी का। चलिए आप नहीं मानेंगे महंगाई का मुद्दा था, जनता ने इन्हें आप नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने कहा है कि महंगाई कम करेंगे। आपके लिए अच्छी खबर आ रही है, खड़गे जी मीटिंग खत्म हो गई है, विपक्षी मीटिंग खत्म हो गई। खड़गे जी ने कहा है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, इनको बनाने देंगे, हम चूंकि विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ये कह दिया है। अभी आपको राहत महसूस हो रही है? कहाँ है अभी कहा है आंकड़े कहाँ है? देखिए, ये तो अभी जैसे ही हमारी एनडीए की मीटिंग हुई, सबने माननीय मोदी जी को अपना नेता माना, खड़गे जी की टायर पंचर हो गया, तुरंत कह दिया। सुबह से ये लोग अलाप लगाए थे कि हम देखिए अभी क्या होता है। तेजस्वी जी बैठ गए फ्लाइट पे नीतीश जी के साथ, तो उन्हें लगा कि शायद अब हम सरकार ही बना लेंगे, पर नीतीश जी ने अच्छी तरीके से ठेंगा दिखा दिया उन्हें। और खड़गे जी और राहुल गांधी तुरंत कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, जो कि आंकड़ों से, बहुमत के आंकड़ों से कोसों दूर होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुशी जाहिर कर रहे थे, जैसे कि कल ही इनकी सरकार बन रही है। सभी एनडीए के जो साथी हैं उनका पैर छू के कहेंगे आपके साथ खड़े हैं। पर सबको पता है कि बहुमत की सरकार जो है उसी का संवैधानिक तौर पे सबसे बड़ा फर्ज बनता सरकार बनाने का, और हमारे सब साथी हमारे साथ खड़े हैं। यूपीए की गठबंधन की सरकार लोगों ने देखा है कि किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर बीच में सरकार गिरती थी, तमाम मुद्दों पे इनकी रस्साखिस्सी हुआ करती थी, और यूपीए की सरकार रहने पे 90 बार स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्होंने गिराया। तो जो अत्याचार, जो
अनैतिकता यूपीए की सरकार के समय में, तानाशाही ये कहते हैं, जो इमरजेंसी हुआ क्या कोई उसको भूल सकता है? पर सही बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डाले। तो ये एक इनका जो है ये मुहावरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात जो है, हाँ डांटे वाली बात जो है, ये पूरी तरीके से आज इंडीज अलायंस पे लागू होता है। और एनडीए जो अलायंस है वो इंटैक्ट है। हम जिस भी मुद्दे पे हमारी पार्टियां हमारे साथ हैं, उन मुद्दों को समझना, मिल बैठकर उसका समाधान निकालना, और सबसे बड़ा समाधान यही है कि एनडीए के सारी अलायंस देश के विकास को और भारत को तीसरी आर्थिक जो है पायदान पे लाने के लिए विश्व में सारे एनडीए के गठबंधन एक साथ जुट के हैं। ठीक है, आप मुझे थोड़ा ये बता दीजिए कि बीजेपी के नेता होने की हैसियत से भी और वैसे भी एक आम नागरिक हो रहे, कौन से 3 बड़े काम मोदी जी को सबसे पहले करने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले? देखिए, सबसे पहले तो ये है जिस तरीके से आर्थिक जो वैश्विक आर्थिक स्थिति है बहुत ही डमाडोल है, उसमें भारत कोरोना के बाद से अडिग होकर खड़ा है। उस आर्थिक नीति को हमें मजबूती से आगे ले जाना है। हमारी जो विदेशी डिप्लोमेसी है उसको मजबूत करके रखना है, क्योंकि देखिए विश्व के बहुत से देश ऐसे हैं जो कि आज विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा देश मजबूत रहे और पूरा विश्व हमारे देश को एक विश्व गुरु की तरह देखे, ये जरूरी है। फिर देश की आंतरिक नीतियों में जिस तरीके से हमने एक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की समस्याओं, उनकी आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया है, उसके लिए लगातार हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी रहेगी। चौथी बात है कि जो भी हमने अपने संकल्प पत्र में बड़े बड़े वादे पूरे किए थे और जो भी विकास के काम हमारे अधूरे रह गए थे, आपने 3 बड़े काम पूछे थे मैंने। चलिए खैर, नेता ऐसे ही होते हैं। शिल्पा जी, विकास समग्र होता है, कोई एक बात छोड़कर दूसरी तरफ विकास नहीं होता। शिल्पा जी, महिलाएं आ रही हैं, अब बीजेपी नेताओं के घर घर आ रही महिलाएं, वो मांगने जो खड़ाखड़ बोला था राहुल गांधी ने, वो जो है जहां जहां आपकी सरकारें हैं वो सब महिलाएं पहुंचने वाली हैं कि भाई चलो केंद्र में सरकार आपकी नहीं बनी कोई बात नहीं, और अभी मान भी लिया है खड़गे जी ने कि हम नहीं बना रहे सरकार, हम जो विपक्ष में रहेंगे। अभी जब आप यहाँ बैठी थे अभी बयान आया है, तो सरकार तो नहीं बन रही है। अब जहां जहां राज्यों में आपकी सरकार है, हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, वो सब वहां की महिलाएं पहुंचने वाली, कर्नाटक की पहुंचना शुरू हो रही हैं। अभी आप 1 जुलाई को खटाखट 85 रुपये हर महीने उनके अकाउंट डालने के तैयार हैं? तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और जहां जहां व्यवस्था है, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, शासन है, वहां इस टाइप की व्यवस्था करने के लिए कांग्रेस हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। आप छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए, भले ही हमारी सरकार नहीं आई डबल, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ को एक ऐसा मॉडल बना दिया था जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होती थी। एक ऐसा गोठान का जो योजना बनाया था, उसको कई राज्य उसे अपनाने के लिए प्रतिबद्धित हो गए हैं। तो इस प्रकार की योजनाएं कांग्रेस सरकार में आपको देखने के लिए मिलती है, जो जमीनी स्तर के व्यक्ति को भी आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है और करके दिखाती है। तो इस तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट काम करती है। तो जिन राज्यों में उनमें बेहतर व्यवस्था करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। और आपने जब भी बीजेपी के नेताओं से पूछा है कि क्या महंगाई को वो मानते हैं, तो आम जनता को राहत देने वाली वो कभी बात नहीं करते, बल्कि वो, मैंने तो सुना है कई चैनलों में महंगाई पर तर्क देने लगते हैं कि महंगाई अच्छी है, महंगाई है ही नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता, एक महिला होने के नाते जो एक आर्थिक बोझ से महिलाएं, आज आप हो, हम हो, यहाँ सभी बैठी महिलाएं हैं, आर्थिक तकलीफ से जो गुजर रही हैं, उस चीज को नकारने और उस चीज को स्पष्टता से बोलने के लिए महिलाएं घबराती क्यों हैं? आज महंगाई ने कमर तोड़ दी है लोगों की, हर एक घर की कमर तोड़ दी है, त्राही त्राही कर रहे हैं लोग, युवाओं की कमर आपकी बात सुन के शिल्पा जी आपकी बात सुन के शबनम जी को जोश आ गया, वो मानने को तैयार हैं। सुन लीजिए, बोलिए शबनम जी। नहीं, मैं ये कहने को तैयार हूँ कि इनकी भी सरकारें कुछ राज्यों में है, ये महंगाई को कम करने के लिए अपने राज्यों में पेट्रोल के दाम कम कर दें, अन्य चीजों के दाम कर दें। और इन्होंने वादा किया था कर्नाटक की महिलाओं से कि हम 2000 रुपए देंगे, अब तक तो नहीं मिला वहां की महिलाओं को। इसी तरीके से इन्होंने जब पहले चुनाव किया तो इन्होंने कहा था किसानों के
इन्होंने आज तक नहीं किया। तो झूठे वादे होते हैं, ये पूरा कर ले तो 99 का ये फेरे में ये नहीं पड़ते। अगर इन्होंने अपने वादे जिस स्टेट में इनकी सरकारें पूरा कर लिया होता तो आज ये 99 के फेरे में नहीं पड़ते। जनता इन पर विश्वास करती, पर जनता इनके जुमलों और इनके झूठे वादों पे विश्वास नहीं करती, इसलिए आज कुछ राज्यों तक इनको सिमट के रखा दिया। और आज जब ये सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे थे और पूरा जोड़ तोड़ करना चाह रहे थे, ठीक है, आप लोग नहीं मानोगे, नेता लोग कभी सीधा जवाब देते नहीं है। कंचन कुमारी जी, आपने सुना होगा, ना उन्होंने महंगाई की बात मानी, ना इन्होंने पैसे 85 रुपये टकाटक वाली बात मानी। अभी आप देखिए कि विपक्ष में जो बैठने वाले हैं, खड़गे जी ने कह दिया है, और मोदी सरकार चलाने वाले हैं। देश की राजनीति एक नए तरीके से मॉडल पर चलेगी, जहां कोalition गवर्नमेंट होगा, मोदी सामने बहुत सारी चुनौती होंगी। ऐसे में आप देखती हैं कि कांग्रेस की जो राजनीति है, जो राहुल गांधी ने बहुत तेजी से आक्रामक राजनीति शुरू की है, उसमें कुछ बदलाव होगा या बनी रहेगी वो ईडी और सीबीआई को देखते हुए? इवन मुझे लग रहा है कि अभी मैं आपको जस्ट यही बात कहने ही वाली थी कि मेरा ये सलाह, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था कांग्रेस के लिए, कि आप 5 साल के लिए और विपक्ष में रह लीजिए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मोदी जी की लोकप्रियता घटी है, आप उनकी वाराणसी ही सीट उठा करके देख लीजिए, वोट प्रतिशत किस तरीके से कम हुआ है। अगर ये 5 साल फिर फेल्योर होते हैं तो पता है 29 के बाद फिर क्या होगा। तो इस वजह से विपक्ष में रह करके अपनी आवाज बुलंद करके उन चीजों को उठाते रहिए जो कमियां उनकी अभी वो पूरा नहीं कर पाए 10 साल में। और जिस तरीके से मैं अभी तक सुनती आ रही हूँ, यहाँ भी सुनी हूँ कि जो मेन मुद्दा है उस पर अभी भी इन लोगों को ये अफसोस नहीं है कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हम उस गलती का सुधार करेंगे और फिर से अपनी सरकार को एक बार जो है मजबूत दिशा देने की कोशिश करेंगे। अभी भी इनके मन में ये चीज का खौफ ही नहीं है कि जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है। अगर आप ये देखिए तो क्या बीजेपी अपनी बहुमत से है क्या सरकार के लिए? अगर 2 लोग इधर उधर हो गए ना तो सरकार धम्मा से गिर जाएगी, लेकिन उसका भी खौफ नहीं है अभी भी। ये नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि भाई ठीक है, आप सरकार बना रहे, अच्छे से सरकार बनाइए। 5 साल आपके लिए और आपको जनता ने दिया है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और जनता को जिस तरीके से आपने 10 साल ठगा, अब वो बंद कर दीजिएगा और अच्छे से, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, इस चीज को आप जान गए हैं। चाहे आप जितना धन का अफीम पिला लीजिए जनता को, चाहे आप जितना जिस तरीके से आप कह लीजिए, जिस राज्य में अभी जैसा कि हमारी बीजेपी की प्रवक्ता जी कह रही थी कि राज्य जिस राज्य में है वहां क्यों नहीं कम करते, भाई यूपी क्यों नहीं, यूपी में हमारे योगी महाराज क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं, ये बताइए। मतलब ये लोग खुद के सवालों में इस तरीके से घिर जा रहे हैं। मनोज जी का पावर आ गया है, शायद मनोज जी कुछ कम करवा पाए। मनोज जी, अब तो आप लोग दबाव बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। मनोज जी के लिए भी हमको ये लगता है, मनोज जी के लिए हमें ये लगता है कि जब इंडिया गठबंधन नीतीश जी ने बनाया, उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी बिहार की जनता की उनसे जो उम्मीदें थी, उस उम्मीदों को वो पा पाए या नहीं पाए। क्या उनके पास ऐसी मुश्किलें हुई जब तब वो गए और आज भी वो जा रहे हैं? क्या देश की जनता उनको इसलिए इतनी बार मुख्यमंत्री बनाई कि आप जो है शर्तों पर चलते रहें? क्या उनके खुद के निर्णय नहीं है? मनोज जी बोलिए, क्या ऐसा दबाव उनके ऊपर रहा? मनोज जी, सवाल ये है, क्या महंगाई बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा थी? अगर थी तो सरकार से कैसे कहेंगे आप कम करिए, मोदी सरकार से, क्योंकि आप सहयोगी हैं उनके? देखिए, बेरोजगारी के लिए या महंगाई के लिए कोई भी सरकार रहती है तो नीति बनाती है। और जब हम मंत्रिमंडल में रहेंगे, उनके अलायंस में रहेंगे, तो उस बीच में उसको बात को रखेंगे। तो महंगाई हो कि बेरोजगारी हो या और कोई मुद्दा जिससे जनता के को सहायता मिले, इस सवाल को तो हम लोग वहां रखने करेंगे ना। अगर इस चीज को देखेंगे, कहीं मान लीजिए किसी में टैक्स की कमी करना है, रास्ता बहुत तरह से है। अब ये हम लोग थोड़े कह रहे हैं कि हम लोग 1 करोड़ दे देंगे अभी हम नौकरी। ठीक है, आप रखेंगे, क्योंकि अगले 2025 में आपको चुनाव में भी आना है, विधानसभा के, बिहार विधानसभा के चुनाव में, वो भी चुनौती होगी आपके लिए। हमारा अपना अस्तित्व है और हम कितने हैं मजबूत स्थिति में, इसको दोनों गठबंधन के लोग जानते हैं। बिहार में जब तक हम हैं तभी तक कोई गठबंधन है, जब तक नीतीश कुमार जी हैं तभी तक उस गठबंधन के साथ हैं। ठीक है, समय खत्म हो गया। बहुत अच्छी चर्चा में शामिल होने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजदर में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।